Hello students, welcome to the Spandan Academy, Class 8th, Subject Science. Chapter 8, Cell Structure and Functions. कोशिका संरचना एवं प्रकार्य. You have already learned that things around us are either living or non-living. आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं. क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? Different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं. इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं. कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं. जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं. डिस्कवरी ऑफ द सेल. कोशिका की खोज. रॉबर्ट हुक in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया. कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है. उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया. उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, जैसा कि हमें डायग्राम 8.1 में दिखाया गया है. ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए. देखिए, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं. इस डायग्राम में हम मधुमक्खी के छत्ते जैसे देख सकते हैं. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है. हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया. हुक द्वारा देखी गई यह बक्सेनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थीं. Cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscopes. सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता. रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी. Today we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscopes having high magnification. आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है. यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है.
The cell means कोशिका. Both bricks in a building and cells in the living organisms are basic structural units. The buildings, though built of similar bricks, have different designs, shapes and size. भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं. यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं. इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं. निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है. A hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cells? मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है. क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह? कोशिकाओं को हम ऊपर दिए गए डायग्राम्स में देख सकते हैं. ए डायग्राम में ब्रिक बॉल अर्थात ईंट की दीवार दी गई है. डायग्राम बी में ओनियन पील अर्थात प्याज की झिल्ली का डायग्राम दिखाया गया है. अर्थात जैसे ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर झिल्ली बनी है. The egg of a hen represents a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है. Organisms show variety in cell number, shape and size. सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है. How do scientists observe and study the living cells? वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है. Stains, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है. There are millions of living organisms. They are of different shapes and size. पृथ्वी पर लाखों जीव हैं. वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं. अर्थात कोई बड़ा है, कोई छोटा है. उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है. Let us study about some of them. आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें. नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या. कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है. मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं. कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं. A billion is a 1,000 million. A trillion is a 1,000 billion. 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं.
1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। Organisms made of more than one cell are called multicellular organisms. वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिक कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। Look at figure 8.3a and b. Both organisms are made up of a single cell. The single-celled organisms are called unicellular. जैसा कि हमें डायग्राम 8.3a अमीबा एंड बी पैरामीशियम में दिखाया गया है, ये दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती हैं। A single-celled organism like amoeba captures and digests food, respires, exerts, grows and reproduces. एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। शेप ऑफ सेल्स अर्थात कोशिका की आकृति। Refer to figure 8.3a. How do you define the shape of amoeba in the figure? चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape, unlike other organisms. आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें हम पादाव कहते हैं। These are called pseudopodia. यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। What advantage does amoeba derive by changing shape? अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है? The change in shape is due to formation of pseudopodia which facilitates movement and help in capturing food. अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाव के बनने के कारण होती है जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम WBC भी कहते हैं एक कोश की संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। What shape would you expect in organisms with millions of cells? आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं?
जैसे कि हम डायग्राम्स 8.4 A, B, C में देख सकते हैं। इनमें मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। Generally, cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं, जैसे कि हम डायग्राम 8.4a में देख सकते हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, जिनमें शाखाएं जैसी निकलती हैं। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है, जिसे डायग्राम सी में दिखाया गया है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. देखिए, कोशिका के विभिन्न संघटक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, हमने कोशिका के बारे में पढ़ लिया। अब ये कोशिका का साइज क्या होता है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। साइज ऑफ सेल्स अर्थात कोशिका का साइज। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग, जिसे हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी कहते हैं, के बराबर छोटा हो सकता है अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबी भी। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं एवं नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देती। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है, तभी हम उन्हें देख सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। सोचिए कितना छोटा है, तभी हमें नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देती, जो कि जीवाणु कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर होता है। Are the cells in an elephant larger than the cells in a rat? क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के साइज का संबंध उसके प्रकार से है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका संरचना एवं प्रकार। यू हैव लर्न्ड दैट each living organism has many organs. You have studied in class 7th about the digestive organs, which together constitute the digestive system. आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष कार्य करते हैं, जैसे जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं।
Each organ is further made up of smaller parts called tissues. प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। Paheli realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. पहेली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। 8.5 पार्ट्स ऑफ द सेल। कोशिका के भाग। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। देखिए, कोशिका झिल्ली जो बनी होती है कोशिका जो बनी होती है वह कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से मिलकर बनी होती है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, उसमें छेद होते हैं अर्थात वह सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। Activity 8.3. In order to observe the basic components of the cell, take an onion bulb. Remove the dry pink coverings, peels. किसी कोशिका के मूल संघटकों का परीक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइड पर जल की बूंद में रखिए। The thin layer can be cut into smaller pieces with the help of a blade or forceps. प्याज की पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले ना हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर नामांकित कीजिए। अब आप इसकी तुलना डायग्राम 8.5 से कर सकते हैं। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। I want to know why plant cells need cell walls. मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the shell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plants called cell wall. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न
परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का परीक्षण ट्राडेस्केंसिया, इलोडिया अथवा रोइयो की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। पहेली आस्क्स बूझो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी परीक्षण कर सकता है। एक्टिविटी 8.4 टेक अ क्लीन टूथ पिक और अ मैचस्टिक विद द टिप ब्रोकन। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट। एक स्वच्छ दांत खोदनी टूथपिक अथवा माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा तोड़कर हटा दिया गया हो, लीजिए। इसकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखे पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइल ब्लू की 1-2 बूंद डाल सकते हैं। You can identify the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर में ऊपर दिया गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक झिल्ली है। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके बाहर एक आवरण रहता है केंद्रक की सुरक्षा के लिए, उसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली, ये जो बाहर की साइड रहती है ये कोशिका झिल्ली होती है, अर्थात कोशिका का सुरक्षा आवरण। राइट साइड में ऊपर में साइटोप्लाज्म दिया है, अर्थात केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव्य रहता है वह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। नीचे न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक, ये डार्क कलर में जो अंदर में दिया है उसे हम बोलते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स और सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रक का आवरण कहते हैं। With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called the nucleus. उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं।
The chromosomes can be seen only when the cells divides. गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। जीन, चलिए अब हम पढ़ते हैं जीन क्या होते हैं। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. It controls the transfer of a hereditary characteristic from parents to offspring. जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है कि आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के घुंघराले बाल हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। However, the different combination of genes from parents result in different characteristics. परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. जीवद्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in cells of plants, animals and bacteria. पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organisms. There is no nuclear membrane. जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स: बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank-looking structures in the cytoplasm? It is called vacuole. It could be single and big as in an onion cell. प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रेक्षण करते समय क्या आपने कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया? इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती हैं। गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. Tradescantia पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं।
They provide green color to the leaves. You may recall that chlorophyll in the chloroplasts of leaves. हरे रंग के प्लास्टिसिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। 8.6 कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हम पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना करते हैं। देखिए, हम इन डायग्राम्स को देखकर भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना कर सकते हैं। नीचे ये जो टेबल दी गई है इसमें ये पार्ट्स दिए गए हैं, देन ये प्लांट सेल, देन राइट साइड में दिया गया है एनिमल सेल। तो ये जो पार्ट है इसके बेस पर हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट मीन्स होती है। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती है। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक झिल्ली, ये भी दोनों में होती है। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, ये भी दोनों में होता है। प्लास्टिड्स अर्थात हरित लवक, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल मीन्स रिक्तिकाएं, ये भी दोनों में होती हैं। तो इस प्रकार हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।